लेकिन पुलिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइव्स एंड in and out you cannot just wish away the police and happenings which are taking place with regard to police and policing. So इसलिए गाहे बगाहे मुझे थोड़ा सा ज़बरदस्ती भी आना पड़ता है कि पुलिस से रिलेटेड कोई मामला होता ही रहता है समाज में। जब तक चोर हैं सिपाही भी रहेंगे और क्राइम जो है वो होता ही रहता है। सृष्टि में कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ एवरीथिंग शुड बी हंकी डोरी एंड एवरीथिंग शुड बी सो वेरी रोजी दैट you live in a utopian world where there is no negativity, no offense, no crime being committed by anyone, and there is no agency which shall be there to take care of all this stuff. So न चाहते हुए भी मुझे कई पुलिस टॉपिक्स लेने पड़ते हैं। आज का बड़ा सेंसेशनल टॉपिक मैं फिर से ले रहा हूँ जो पुलिस एनकाउंटर्स को लेके है। पुलिस एनकाउंटर्स जो है वो जहाँ आम आदमी के दिल में थोड़ी सी धड़कन ज़्यादा बढ़ाते हैं, जहाँ आम नागरिक के दिल में थोड़ा सा खौफ पैदा करते हैं, थोड़ा डर पैदा करते हैं, थोड़ी एप्रीहेंशन पैदा करते हैं, लेकिन वहाँ एक साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ रिलीफ भी रहती है। ये रहता है कि कोई ड्रेडेड क्रिमिनल है, आउटलॉ है, जिससे 2, 4, 5, 10 लोगों की जान को इमीडिएट ख़तरा है। जब उसकी जान चली जाती है या वो नहीं रहता है तो देयर इज़ सम सेंस ऑफ रिलीफ, बट बाय एंड लार्ज वी ऑलवेज क्रिटिसाइज the police action. Every kind of an extrajudicial killing is not supported. It's not the right thing to do, especially in a welfare state. When forums like Human Rights Commission ये सारे के सारे हैं। अभी आपने देखा होगा, मैं जहाँ बात करूँगा वो हरियाणा में एक कल परसों गोहाना में 2 पुलिसकर्मियों को चाकू से गोद के मार दिया गया। उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक और बैकग्राउंड में जाता हूं कि फिल्में बनी अब तक 56, हम भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इस तरह का कोई सेंसेशनल चीज़ हम लोग देखें और फिर उसकी निटी-ग्रिटी में जाएं और उसका पता करें क्या है क्या नहीं है। जब नाना पाटेकर अब तक 56 में 56 एनकाउंटर्स कर देते हैं तो हम उनको एक किस्म का हीरो मान के चलते हैं और सराहना भी करते हैं कि पुलिस ने ड्रेडेड क्रिमिनल्स को मार दिया, ये किया वो किया। आपको याद होगा नवंबर में, लेट नवंबर में एक इंसिडेंट हुआ था जहां हैदराबाद में देयर वाज अ वेट 27 years old veterinary doctor. She was raped and burnt alive by 4 persons. हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, हम लोग भूल जाते हैं इन चीज़ों को। लेकिन 6 दिसंबर को 2019 को हैदराबाद पुलिस ने उन 4 क्रिमिनल्स को एनकाउंटर में मार दिया। और जो हमें कहानी बताई गई वो ये थी कि उन्हें पेश करने के लिए या रिकवरी करने के लिए कहीं ले जाया गया था और रास्ते में ये लोग हथियार छीनने लग गए और उन्हीं हथियारों को इनके ऊपर उनकी मंशा थी कि इनसे फायरिंग करें और ये करें। इन द मीन वाइल पुलिस पार्टी ने उनको काबू कर लिया एंड दे वर ऑल शॉट डेड। सो सस्पिशियस थी थोड़ी सी कहानी पुलिस के भी लिहाज से, लेकिन द पब्लिक लैप्ड इट अप। पीपल वर सो फेड अप with these rapes taking place, burning of women taking place, and the accused going scot-free, the accused not being arrested, the accused not being hanged, as it happened in the case of the girl in Delhi, Nirbhaya. कब जाके उसको इंसाफ मिला? The process of law is so very lengthy and unfortunately it is so very heavily biased in favor of the accused कि वो प्रोसेस जब बहुत लंबी खिंच जाती है तो आम आदमी का उससे थोड़ा सा मन हटने लग जाता है और फिर इस तरह के जो पुलिस एक्शन होते हैं उनको
फिर सराहने लग जाते हैं लोग। पुलिस वालों पे फूल बरसाए गए। जो दिशा लड़की थी उसकी माँ ने संतोष जाहिर किया, इधर निर्भया की माँ ने संतोष जाहिर किया। किस्सा होता है ये कि पुलिस एनकाउंटर्स क्यों करती है, कैसे करती है, किन हालात में करती है, ये भी एक जानने का विषय है। और मैं भी आज ये मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि मैंने भी एक एनकाउंटर लीड किया था। हालांकि उसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन उसके बड़े अच्छे परिणाम निकले। गोहाना में जो इंसिडेंट हुआ जिसमें 2 हमारे बहादुर सिपाही, एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर और एक कांस्टेबल कप्तान रविंदर सिंह बूढ़ाखेड़ा गांव से था, वो रविंदर बूरा, a graduate, got recruited in 2017 only, and there was another guy, SPO, कप्तान सिंह उसका नाम। परसों रात को जब ये लोग गश्त कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली they were not carrying any arms. If they had been carrying any arms during the night patrolling, it was the desired thing to carry arms. Night patrolling में खास तौर पे they encountered some people, including 2 girls. मैं यहाँ बहुत ज़्यादा आपको खोल के नहीं बता सकता हूँ क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैं जिन सोर्सेज से मुझे मालूमात हासिल हुई हैं उनको भी एक्सपोज नहीं करना चाहूँगा, बट येस देयर वर 4 गाइज, 4 लोग थे और 2 लड़कियाँ थी, और एक कार में कोई इमोरल एक्ट जो है वो चल रहा था। जब ये दोनों पुलिस वाले उनको जाके चेक करते हैं, एंड दे वर असॉल्टेड, नॉट ओनली असॉल्टेड, ब्रूटली किल्ड विद नाइव्स। अब इसमें कांस्टेबल रविंदर की समझदारी देखिए कि उसने एक मरते मरते ऐसा इशारा छोड़ दिया, डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं, कि जिससे जिस गाड़ी में वो आए थे उस गाड़ी का मालूम हो गया, पता लग गया। और फीलिंग कंसर्न्ड, द डीजीपी ऑफ हरियाणा मनोज यादव, माय फ्रेंड, ही कैंप्ड हिमसेल्फ इन गोहाना। 8-9 टीमें बना दी गई, कल्प्रिट्स को ढूंढ निकालने का प्रयास किया गया। जींद में एक मकान में ये लोग छुपे थे, पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेरा और 2 लोग भाग गए। एक आदमी ने, जिसके ऊपर 4-5 केसेस हैं क्रिमिनल, 2 इंस्पेक्टर्स के चेहरे पे वार किया चाकुओं से, वो सीरियस हैं। दोनों के दोनों मेडिकल कॉलेज रोहतक में जेर इलाज हैं और 2 और आदमी इसमें घायल हुए पुलिस के। हम लोग अनफॉर्चुनेटली जब तक किसी पुलिस वाले को चोट नहीं लगती है, कोई पुलिस एनकाउंटर में किसी पुलिस वाले को किसी तरह की इंजरी नहीं होती है, तब तक हम उस एनकाउंटर को सच्चा एनकाउंटर नहीं समझते हैं। हमारे लिए पुलिस वाले को चोट लगना ही एक ऐसा प्रमाण है जिससे लगता है कि शायद ये एनकाउंटर सच्चा होगा। लेकिन आप ये ख्याल करें कि जब पुलिस एनकाउंटर करने जाती है, व्हेन दे go to take on these criminals, when they are on the trail of these criminals, when they are chasing these criminals, they are fully prepared. Maybe they will not get hurt despite having been fired upon. हो सकता है उनको चोट ना लगे और एनकाउंटर जो है वो सच्चा भी हो। ज़रूरी नहीं है कि किसी आदमी जिसको ट्रेल पे आप रखते हैं, जिसको आप टारगेट पे रखते हैं, जिसका पीछा 2, 4, 6 महीने से कर रहे हैं,
और मौका देख रहे हैं कि इसको कब आप जिंदा पकड़े या मुर्दा पकड़ें। इनामात होते हैं 50-50 हज़ार के, लाख लाख के, 5-5 लाख के, 10-10, 20-20 लाख के इनके सिरों पे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के। उन हालात में पुलिस जस्टिफाइड होती है कि उनको घेर के पकड़ा जाए और न पकड़ में आए तो कम से कम उनको ख़त्म कर दिया जाए। ये इट इज़ इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, इट इज़ इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीपल एट लार्ज। इस तरह के एनकाउंटर्स जो है वो बहुत से सवाल छोड़ जाते हैं, और चूंकि एक शख्स जो है ना इस दुनिया से चला जाता है, उसका परिवार उसके साथ खड़ा हो जाता है, चाहे उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है। लेकिन चूंकि पुलिस ने ऑब्वियसली ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि कुछ ज्यादती करी, तो पब्लिक ओपिनियन भी उसके खिलाफ हो जाती है, मीडिया भी खिलाफ हो जाता है। कोर्ट्स विल टेक एवरीथिंग विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। तमिलनाडु में कस्टोडियल किलिंग हुई। मैं ये नहीं चाहूँगा कि कभी भी कोई कस्टोडियल किलिंग हो, लेकिन अलग अलग इंस्टीट्यूशंस अपने अपने लोगों को बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। तमिलनाडु में हुआ क्या टूटीकोरन में? 39 पुलिस ऑफिसर्स हैव बीन शिफ्टेड, हेड्स हैव रोल्ड। अगर एक जगह कस्टोडियल क्राइम होता है, वहाँ के आईजी, एसपी, डीजी सबको आप बदल दीजिए, क्या हासिल होगा? जो दूसरे लोग आएंगे वह भी आईजी, डीजी, एसपी से, वो भी उसी हार्ड मास के बने हैं, उनकी भी वही ट्रेनिंग है। सो व्हाई डू यू डिसलॉज अ पर्सन हु इज ऑलरेडी नोइंग द क्राइम, its pattern, its details, and he is duty bound to give us the results. You remove this person from that particular place, उसको तो अच्छा मौज हो गई, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं रही। सो इस तरह की कस्टोडियल वायलेंस में, इस तरह के ऑपरेशंस में, एनकाउंटर्स में पुलिस अफसरों को बदल देना भी कोई, मैं नहीं समझता, उनकी तो जिम्मेवारी से आप उसको मुक्त कर रहे हैं एक किस्म से। कमिंग बैक टू दी एनकाउंटर्स, एक और एनकाउंटर हुआ अभी पिछले नवंबर में ही, पीर मुछल्ला नाम की जगह है जीरकपुर में। वहाँ एक ड्रेडेड क्रिमिनल था, वो छुपा हुआ था, और महालक्ष्मी अपार्टमेंट में उसने एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे कूद के एक 6 साल की बच्ची को अगवा कर लिया और उसके सर पे पिस्तौल रख के वहाँ से एस्केप रूट ढूंढना चाहा। एक बहादुर एएसआई था सुखविंदर सिंह, उसने उसी फ्लोर पे कूद के और उसका सामना किया, एनकाउंटर हुआ। अब सवाल ये आ जाता है कि जो अर्बन ऑपरेशंस हैं, मान लीजिए कोई कलवर्ट है, कोई पुल है, कोई नदी है, कोई नहर है, कोई बीहड़ है, कोई जंगल है, कोई सुनसान जगह है, कोई पुल है, कोई अबैंडन्ड बिल्डिंग है, वहाँ एनकाउंटर अगर पुलिस कर रही है तो एक अलग बात है, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन व्हेन यू आर एनकाउंटरिंग अ सिचुएशन इन अर्बन एरियाज, अर्बन इंटरवेंशन इसको बोलते हैं, जहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, हो सकता है कल्प्रिट 6ठे फ्लोर पे हो एक्यूज्ड, how are you going to gain entry into his apartment? That is the question. How are you going to have everybody else kept as safe and only target the accused or the culprit? These are challenges. Police has to face these challenges in urban areas, inhabited areas, and all these places where human beings are there. There can be children playing around, there can be marketplace में हो सकता है, लेकिन हर तरह की प्रिकॉशंस लेने के बाद भी इस तरह के हादसे हो जाया करते हैं। अब इन बहादुर नौजवानों ने भी, जब 2 इंस्पेक्टर्स के चेहरे पे चाकू लगा तो उस समय इनके पास भी बंदूकें थी, पिस्तौलें थी, सारी सबसे लैस होके ये लोग गए थे, लेकिन इन्होंने चलाना ठीक नहीं समझा और उल्टा हुआ ये कि एक्यूज जो है वो
एक मौके पे मारा गया और एक खबर है कि शायद पकड़ लिया गया। सो साथियों, प्रश्न ये आता है, कल से मैं परेशान इस चीज से हूं। कल जब मुझे पता लगा कि एनकाउंटर हो गया और एक आदमी पकड़ लिया और गिरोह का पता लग गया और लोगों का पता लग गया, तो एक पत्रकार साथी ने सवाल क्या किया कि क्या पुलिस के ऊपर चीफ मिनिस्टर का या होम मिनिस्टर का या किसी और अफसरों का इतना प्रेशर था कि इतनी जल्दी ये केस वर्कआउट कर लिया गया। नाउ इफ यू वर्कआउट अ केस विद डाटा स्पीड, यू आर इन ए फिक्स कि जी आपका ऊपर तो बड़ा प्रेशर था, प्रेशर में आपने काम किया। दूसरा एक सवाल ये भी आया कि ये पुलिस वाले थे इसलिए 24 घंटे में वर्कआउट कर लिया गया। हैड इट बीन कॉमन पीपल, नॉर्मल सिटीजन्स होते, पुलिस वाले न होते, तो क्या पुलिस इतनी ही मुस्तैदी से काम करती? जाहिर है बिल्कुल करती। हर केस इस तरह का जो हिनस क्राइम है, मैं ये नहीं कहता हूं कि पुलिस कोताही नहीं करती है, लेकिन पुलिस की कोताही करने के और बहुत से मौके होते हैं। कोई एक्साइज का केस है, कोई रिकवरी का केस है, कहीं से आपने जो है वो कोई चुराया हुआ ट्रक बरामद करना है, दैट इज नॉट अ प्रायोरिटी फॉर पुलिस। व्हेन अ क्राइम which is dreaded in nature, which can spread, scare amongst the community and people, which is categorized and classified into robberies, dacoities, murders, rapes, arsoning, ये क्राइम ऐसे हैं जिनको पुलिस हल्के से नहीं लेती है। आप चाहे कितना ही दोषारोपण कर लीजिए, चाहे कितने ही मीन मेक निकाल लीजिए, कितने ही लूप होल्स निकाल लीजिए पुलिस की स्टोरी में, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है, मेरी ज़मीर ये कहती है, और मैंने जो कार्य प्रणाली पुलिस की देखी है तकरीबन 35 साल में, उसमें मेरा मन यही मानता है कि पुलिस वाले जब भी इस तरह का कोई क्राइम होता है तो पूरी मुस्तैदी के साथ उसको वर्कआउट करने में जान की बाजी लगा देते हैं। जहां जहां भी एसपीज या थानेदार या सीनियर ऑफिसर्स जिनके यहाँ एरिया में इस तरह के क्राइम होते हैं, उनके पास लिस्टें हैं क्रिमिनल्स की, ड्रेडेड क्रिमिनल्स की। दे मेक लिस्ट्स, पहले 5 ड्रेडेड क्रिमिनल्स ये हैं, उनको स्पेशल टास्क फोर्स के हवाले किया जाता है कि यू वर्कआउट, चेज देम, उनके ट्रेल पे रहिए 2, 4, 5, 7 महीने, जितने दिन चाहे साल हो। टेक्नोलॉजी की मदद लीजिए, मोबाइल फ़ोन से लोकेशन देखिए, कॉल डिटेल्स देखिए, एंड मैनी अदर थिंग्स। एंड व्हेन यू गेट अ पर्सन, यू फिक्स अ टारगेट योरसेल्फ एंड यू प्लान इट योर ओन वे। डेफिनेटली उसमें जो है ना, जो आपके सीनियर्स हैं उनका हाथ आपके ऊपर रहता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सीनियर ऑफिसर्स को ये नहीं पता होता, लेकिन स्पेशल टास्क फोर्स का एक स्पेशल टास्क ये भी है कि वो अपने ढंग से ऑपरेट करते हैं। अगर वो कानून के दायरे में रह के ऑपरेट करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कई बार जो है वो उल्टे नतीजे भी मिल जाते हैं। दे हैव टू फेस इंक्वायरीज, दे हैव टू फेस commissions, they have to face judicial reprimands, etc. etc. So मैं आज के दिन मेरे 2 बहादुर जवान जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान खो दी, ड्यूटी को अंजाम देते हुए, हरियाणा के डीजीपी ने उनको शहीद का दर्जा दिलवाने की बात कही है, और ये है भी शहादत का ही काम कि अपनी ड्यूटी के दौरान आप अपनी जान पे खेल के कोई ऐसा काम करते हैं। और मैं तो उस कांस्टेबल रविंद्र की बहादुरी और प्रेजेंस ऑफ माइंड की दाद देता हूं, जिसने मरते मरते भी चाकुओं से जिसका शरीर गुदा हुआ है, एक ऐसा एविडेंस छोड़ दिया जिससे सारा का सारा केस जो है वो खुलने में मदद मिली। तो साथियों, आज तो थोड़ा सा सीरियस ज़्यादा ही हो गया ये एनकाउंटर का सिलसिला। आपको थोड़ा सा माहौल बदल देता हूँ, थोड़ा सा
let us come out of, हालांकि this is a very serious discussion, but जो हमारा रूटीन है उसको फॉलो करते हैं। नज़्म पेश है। पासबां कहाँ होगा, जब सदाएं उठेंगी पासबां कहाँ होगा। पहरेदार सेविया। जब सदाएं उठेंगी, आवाज़ें देंगे लोग बाग, जब सदाएं उठेंगी पासबां कहाँ होगा। जिंदगी को जीने का इम्तिहां कहाँ होगा, जिंदगी को जीने का इम्तिहां कहाँ होगा। चल रहेंगे साथ साथ हो मगर दिलों से दूर, चल रहेंगे साथ साथ हो मगर दिलों से दूर। जब वो साथ खोजेंगे कारवां कहाँ होगा, जब वो साथ खोजेंगे कारवां कहाँ होगा। हर घड़ी जो मरते हैं और आह भरते हैं, हर घड़ी जो मरते हैं और आह भरते हैं, उनके वास्ते फरिश्ता जावेदां कहाँ होगा, उनके वास्ते फरिश्ता जावेदां कहाँ होगा। और ईंट पत्थर के मकानों और मोहल्लों के ये लोग, ईंट पत्थर के मकानों और मोहल्लों के ये लोग, जब कोई इनमें न होगा हम नवा कहाँ होगा, जब कोई इनमें न होगा हम नवा कहाँ होगा। नाम के इन नाखुदाओं ने जहां में मेरे दोस्त, नाम के इन नाखुदाओं ने जहां में मेरे दोस्त। तुम ही बोलो ऐसा फिर वो मेहरबान कहाँ होगा, तुम ही बोलो ऐसा फिर वो मेहरबान कहाँ होगा। और जुल्म के मारे सभी जब सब फना हो जाएंगे, जुल्म के मारे सभी जब सब फना हो जाएंगे, तुमने जिसका हाथ थामा नातवा कहाँ होगा, तुमने जिसका हाथ, जो कमजोर आदमी दुर्बल है, जिसका आपने हाथ थाम लिया, वो कहाँ होगा। जब जुल्म के मारे सभी जब सब फना हो जाएंगे, सब मिट जाएंगे, तुमने जिसका हाथ थामा नातवा कहाँ होगा। और राह में तकता रहा ता उम्र जिसकी है हमदम, राह में तकता रहा ता उम्र जिसकी ए हमदम। वो मेरा महबूब जानी जाने जा कहाँ होगा, वो मेरा महबूब जानी जाने जा कहाँ होगा। आंख में उतरे कभी जो चांद तारे आसमां, आंख में उतरे कभी जो चांद तारे आसमां। ऐसा फिर मंजर वो दिलकश कहकशां कहाँ होगा, ऐसा फिर मंजर वो दिलकश कहकशां। जो चांद तारे आप खुले देखते हैं, आसमान में कायनात जो देखते हैं, मिल्की वे देखते हैं, वो सारा जो कहकशां का मंजर है। आँख में उतरे कभी जो चांद तारे आसमां, ऐसा फिर मंजर वो दिलकश कहकशां कहाँ होगा। और तुम अगर हर गाम उसको यूं पुकारोगे आमिल, आमिल मेरा तखल्लुस है, हर गाम का मतलब, गाम कहते हैं कदम को, तुम अगर हर गाम उसको यूं पुकारोगे ए आमिल, ये तो जानो ऐसे में फिर वो कहाँ कहाँ होगा, ये तो जानो ऐसे में फिर वो कहाँ कहाँ होगा। और जब सदाएं उठेंगी पासबां कहाँ होगा, जिंदगी को जीने का इम्तिहान कहाँ होगा। चल रहेंगे साथ साथ हो मगर दिलों से दूर, जब वो साथ खोजेंगे कारवां कहाँ होगा। My own Khajuraho. There's 2 poems today, small ones. एक तस्वर कीजिए, मैं लकड़ी बीन रहा हूँ, चॉप कर रहा हूँ। आई एम चॉपिंग द वुड, लॉग है, उसमें छिटक के जो छोटी मोटी लकड़ियाँ हैं इधर उधर गिरती हैं, वो एक मंजर है जो मैंने इसमें कैप्चर किया है। फाइंडिंग रूट्स। While tying in a bundle, woods in my hands keep strewing out. Woods in my hands keep strewing out of their huddle. Did I split the log too much?
Did I split the log too much, prompting each piece of wood to move out? Prompting each piece of wood to move out, to find its roots, it seems, its base, from which it had been separated, dried up, formed into a log, then again split by a man like me. And the pieces, when they just go stewing around, so each piece has to clamor something, ask for something, explore something, and say something. Now this is what the pieces say. Prompting each piece of wood to move out, to find its roots, its stems, its base. One more time in the ground, it rested in. One more time, in the ground, it rested in as a root. Finding roots. Next one is in between. Sometimes I feel, even for an ensuing or impending longish gap. जब कोई अंतराल आ जाता है कहीं, उस अंतराल को कैसे लेते हैं आप? एक अंतराल की तरह से लेते हैं, दोबारा उस अंतराल को गेन करने की तरह से लेते हैं, भूल जाने की तरह से लेते हैं, या किस तरह से लेते हैं? Sometimes I feel, even for an ensuing or impending longish gap, you may wind up, as you often do, at the end of it all, and maybe you start afresh and new, over again. Maybe you start afresh and new, over again, and later as if nothing attained. I'm talking of the gaps. Later as if nothing attained. The stage in between and nothing. Gap. The stage in between and nothing entails a demand to begin again. So you want all the gaps, अंतराल जिसे भी आप कहते हैं, वहीं से फिर छोर पकड़ के आप चलना चाहेंगे. Entails a demand to begin again. Now I come to the middle. Today's middle is again a very interesting one. And let me thank people who have so far joined in. Rosie Chopra, welcome. Rashmi, welcome. Neetu, welcome. Principal Sir, welcome. Kamudi, welcome. Monica, welcome. Sunil Kadian, how are you doing? Arzu, thanks for watching. And here I move on to today's middle. Now, ये मिडल एक वो सीन बयान कर रहा है जिसमें एक मेरे जैसा शख्स है जो अपने बाल काले करवाता है, दाढ़ी काली करवाता है, मूछ काली करवाता है, और नाई से उसका जो वार्तालाप चल रहा है जो कि मैं साथ में बैठा हूँ. और ये वो किस्सा है, डू और डाई, लॉन्ग बैक ट्रिब्यून में छपा था. Whenever I visit a salon, Reena, how are you doing? Welcome. Whenever I visit a saloon, I pick up an anecdote or two. नाई के पास आपको बहुत सी खबरें सुनने को मिल जाती हैं, बहुत सी पड़ोसियों के हालात पता लग जाते हैं, रिश्तेदारों के हालात पता लग जाते हैं, if they know them. So नाई से मैं कोई ना कोई anecdote, कोई ना कोई कहानी हमेशा लेके आया करता हूँ whenever I go to his saloon. Here is the latest. It was a do or die situation. Whether to do without the black hair or dye the grey ones. A man in his 50s with hennaed hair entered and greeted the head barber in a familiar way. He was suitably seated, making me draw a comparison out of envy. मैं उसको देखने लगा. Even if I was also received in the same manner, he must have been very pally with the barber, and maybe he was a regular at that salon. But yes, I would go there once in a while. Looking askance in the mirror, since my head had been firmly grabbed by the barber working on my hair, I noticed the goings-on, reassured myself that they received their customers, referring to the equality clause in the Constitution. The new customer started chatting with the head barber.
Yes, sir. Yes, principal, sir. Visit a saloon? Salon. Middle reference is good. The new customer started chatting with the head barber. He put his cell phone on the shelf and asked the boy to remind him of it when he was leaving. This confirmed that with age his memory too had begun to fall. Then, when the cloth had been secured around his neck, he calibrated his looks deep into the mirror, as if he was asking, when did callousness compound the creases? Alliteration, principal, sir. When did callousness compound the creases? He sought the boy's opinion if it was worth having his moustache dyed as well. Again, I was tempted to look askance. On his upper lip, the man had a broom-like growth with a mix of brown and white strands. I'm sure he had dried henna on his moustache. 2. My barber once again corrected my posture, while one attending on the new customer remained non-committal and only smiled. Now, my friend again queried, at the age of 54, one is bound to have white hair, isn't it? And what's the harm if the natural aging process is embraced as it comes? He used the rhetoric this time to fish out a response from the attendant barber, who only hummed lest his master heard him, discouraging a customer in not letting his hair dye and thus lose the charge on labor. My friend then mentioned Amitabh Bachchan and his white goatee. He went on about Nasiruddin Shah and Javed Akhtar's original style, but he hastened to add, but Dilip Kumar dyes his hair even though he is well past the age of 77. At that time, it was written about 20 years back. So Dilip Kumar must have been 77 then. The head barber jumped as if he was waiting for an excuse to chip in. What's the harm in looking younger than your age, if you can afford to? The rise in notation and an unconscious accentuation, as he said, the sentence clinched the issue. Emboldened, my friend, who was waiting for an argument in his favor, immediately commanded the boy to go ahead with dyeing not only his thatch, but his moustaches as well. The naughty head barber told his assistant, with his tongue firmly in his cheek, apply some dye on this sahab's eyebrows as well. Otherwise, he will feel awkward on being pointed out for not being thoroughly metrosexual. And he refused to customer, saying, yes, the in thing, sir. Well, it sounds good. After all, you are the one who should be aware of the latest trends in hairstyling. Go ahead, but remind me of my cell phone when you are done. Having said this, the man turned to the attendant barber the same way I turned to my wife when it comes to dying, quote unquote, for a cause to look younger. What else?